अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात के केस में 14 मई को इलेक्शन के अदालती फैसले पर नजरसानी के लिए दरखास्त दायर कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने अदालत उस्मा से अपने 4 अप्रैल के फैसले पर नजरसानी की इस्तदा करते हुए ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार अदलिया को हासिल ही नहीं। आइन बनाने वालों ने अदलिया को ये हक नहीं दिया कि वो इंतखाबात के लिए तारीख दे। इलेक्शन कमीशन ने दरखास्त में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इंतखाबात की तारीख देकर तयशुदा कानून को तब्दील किया, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट पंजाब में इंतखाबात की तारीख देने की गलती को दुरुस्त करे। इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इलेक्शन के इनेकाद से मुताल्लिक़ आर्टिकल्स को एक साथ पढ़ा जाए। अदालत ने तारीख देकर इख्तियारात से तजावुज़ किया है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि अदालत कानून की तशरीह कर सकती है, कानून को दोबारा लिख नहीं सकती। बाइख्तियार इलेक्शन कमीशन वक्त की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट 4 अप्रैल और फिर 19 अप्रैल को पंजाब में 14 मई के इंतखाबात पर अपने मौक़िफ़ को वाज़ेह कर चुकी है, मगर अब इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के इस इख्तियार को ही चैलेंज कर रहा है कि आईनी एतबार से सुप्रीम कोर्ट इंतखाबात की तारीख देने की मजाज ही नहीं है। अपनी दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन ने आर्टिकल 175, आर्टिकल 218(3), आर्टिकल 219, आर्टिकल 220 और 222 के हवाले भी दिए हैं। इलेक्शन कमीशन की इस्तदा से अब फिर मुल्क भर के आईनी सियासी हलकों में ये बहस सामने आ रही है कि क्या सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पंजाब में इंतखाबात के लिए तारीख देना आईनी एतबार से दुरुस्त कदम था। इसी मामले पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं इसार राना, जैगम खान, अबसार आलम और शहजाद चौधरी। आप चारों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का पहला सवाल इसी मामले को लेकर, क्योंकि आजकल मामलात गोल गोल घूम रहे हैं, हल किसी तरफ सामने नहीं आ रहा है। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज। सुप्रीम कोर्ट इंतखाबात की तारीख देने की मजाज नहीं, क्या सुप्रीम कोर्ट 14 मई की तारीख वापस लेगी? जैगम साहब, ये बात जो सुप्रीम कोर्ट में आज इलेक्शन कमीशन ने कही है, इससे पहले जो इंडिपेंडेंट ज्यूरिस्ट हैं, जो कानून के एक्सपर्ट हैं, वो तो बहुत दिन से कह रहे थे, और ये बात भी बहुत दिन से कही जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान दूसरे इदारों के जो इख्तियारात हैं उनके अंदर तजावुज़ कर रही है, जो इख्तियारात एग्जेक्टिव को दिए गए हैं उसमें तजावुज़ कर रही है, जो पार्लियामेंट को दिए गए हैं उसमें तजावुज़ कर रही है, इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात में तजावुज़ की जा रही है। बार बार ये बात की जा रही थी और वही बात आज इलेक्शन कमीशन ने की और बड़े मौसर अंदाज में कानूनी दलाइल के साथ दी। और एक बात जो हम इस शो में भी बार बार करते रहते हैं, यानी ट्राइकाटमी ऑफ पावर, कि मुल्क में ताकत 3 हिस्सों में तकसीम है और उसको ट्रेसपास नहीं किया जाना चाहिए, उसको तजावुज़ नहीं किया जाना चाहिए, वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज की है। उन्होंने जो कुछ बातें की हैं और बड़ी अहम बातें की हैं, देखिए, एक उन्होंने कहा कि जो सरकारी या आइनी इदारे हैं, आइनी इदारों का केस आप सुओ मोटो के तहत बराए मेहरबानी खुद ना उठाएं, क्योंकि जब कोई गलती हो जाती है तो फिर अपील की कोई गुंजाइश ही नहीं होती, फिर सिर्फ रिव्यू की गुंजाइश होती है और आप उसी बेंच से गुजारिश करते हैं कि मेहरबानी फरमाकर ज़रा अपने फ़ैसले पर नज़रसानी कर लें। अपील के हक़ से आप महरूम कर देते हैं एक ऐसे मामले को जो किसी आइनी इदारे का मामला होता है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जनाब, पाकिस्तान के आइन में लिखा है आर्टिकल 222 में कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो इख्तियारात हैं इसको पार्लियामान भी कम नहीं कर सकती, और आपने हमारे इख्तियारात अपने हाथ में ले लिए। जो काम हमारा था वो आपने खुद करना शुरू कर दिया। आपने तारीखें टूथलेस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है उनकी तरफ से। जी बिल्कुल। देखिए, जब किसी दूसरे इदारे के आप अख्तियार लेते हैं, और टूथलेस का वर्ड तो ये जाहिर करता है, वो कहते हैं कि हमें मुकम्मल तौर पर एक लिहाज से गैर मौसर कर दिया गया, और इसमें कोई शक नहीं। आइन बनाने वालों ने और फिर उसके बाद जो 2017 में इलेक्शन एक्ट बनाया गया, उसमें पाकिस्तान की पार्लियामान ने मुकम्मल कोशिश की कि इलेक्शन कमीशन को मजबूत किया जाए। जब मजबूत इलेक्शन कमीशन हो तो आपको निगरान हुकूमतों तक की ज़रूरत नहीं होती। अब हमसाया मुल्क में देखिए, भारत में उन्होंने इलेक्शन कमीशन को मजबूत किया, हुकूमतें नहीं बदलती, लेकिन कोई इलेक्शन पर सवाल नहीं उठा सकता क्योंकि इलेक्शन कमीशन बहुत तगड़ा होता है। तो उन्होंने कहा कि आप अख्तियारात बराए मेहरबानी हमारे कम ना करें। इसके साथ साथ उन्होंने इंतज़ामी दलाइल भी दिए। उन्होंने कहा कि हमारे पास तो 21 अरब जो रुपए चाहिए थे,
वो भी हमें मुहैया नहीं किए गए। जो 3 लाख बंदे हमें दिए गए थे वो भी वजारत दिफा कह रही है, वजारत दाखिला कह रही है, निगरान हुकूमत कह रही है कि वो भी हम आपको नहीं दे सकते। तो हम तो इलेक्शन उस सूरत में कर नहीं सकते। और साफ शफाफ इलेक्शन कराना जो हमारी जिम्मेदारी है वो हम इस सूरत में नहीं कर सकते कि अगर इलेक्शन इकट्ठे कराए जाएं। और उसमें उन्होंने दलील ये दी कि पंजाब और केपी में अगर पहले इलेक्शन करा दिए गए तो कौमी असम्बली के 73% ऐसे हल्के होंगे जहां पे सूबाई हुकूमतें बन चुकी होंगी और वो सूबाई हुकूमतें असरअंदाज होंगी और हम कुछ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इलेक्शन एक्ट जो हमें इख्तियार देता है वो निगरान हुकूमतों के ऊपर देता है, मुंतखब हुकूमतों के ऊपर हमें कोई इख्तियार नहीं। अगर मुंतखब हुकूमत होगी तो वो अपनी मर्जी से तरक्याती फंड भी इस्तेमाल करेगी, नौकरियां भी देगी और हम कुछ नहीं कर सकेंगे। दुरुस्त, ठीक है। इन तमाम इंतजामी मामलात की जहां बात की गई, ये तो पहले दिन से इलेक्शन कमीशन बार बार कह रहा था। अब सार साहब, अब जहां उन्होंने एक रिव्यू पिटीशन दायर किया और चैलेंज किया है कि सुप्रीम कोर्ट तारीख नहीं दे सकती, वापस ले, साथ ही एक मुतफर्रिक दरखास्त डालकर यह भी कह दिया है कि जब तक ये रिव्यू पिटीशन का फैसला नहीं होता इंतखाबात मुअत्तल किए जाए। सुप्रीम कोर्ट कबूल करेगी दरखास्त इलेक्शन कमीशन की? समझदारी से काम लेंगे तो कबूल करेंगे। एक और रास्ता दिया है उनको सुप्रीम कोर्ट को अपने गलत फैसले से निकलने का, जिस बंद गली में वो फंसा के अपने आप को बैठे हुए हैं और पूरी कौम को, उसमें इलेक्शन कमीशन ने भी उनको एक रास्ता दिया, उसमें से निकलना चाहें तो ज़रूर निकलें। तो 14 मई की तारीख वापस होने का इम्कान है या हो सकती है? देखें, इम्कान का तो मुझे नहीं पता, होनी चाहिए, मेरा तो ये ख्याल है। क्योंकि मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि कल मुझे रावलपिंडी, हमारा ये इधर करीबी शहर पिंडी बहुत मशहूर है, आपको पता है, वहाँ पे एक रिटायर्ड मेजर साहब हैं, मेजर सरवर, उन्होंने मुझे फ़ोन के पहले भी वो फ़ोन करते रहते हैं और उन्होंने बार बार ये कहा कि पब्लिक सर्वेंट और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव में फ़र्क होता है। वो खुद पब्लिक सर्वेंट रहे हैं और उनका कहना है कि मैं कब्र तक, जब तक मैं कब्र में नहीं चला जाता तब तक मुझे जो सरकार पब्लिक एक्सचेकर है, टैक्स पेयर्स के पैसों से मुझे कुछ ना कुछ मिलता रहेगा, या घर होगा या मुलाजिम होगा या पेंशन होगी। तो उन्होंने बताया कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं ना, वो एक ख़ास वक्त के लिए भेजे जाते हैं, उनका टेन्योर होता है, उसमें जाते हैं वापस आते हैं। पब्लिक सर्वेंट तो शुरू से जॉब करता है और ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक वो पब्लिक एक्सचेकर पे होता है उसका डिपेंडेंस। तो ये फ़र्क है पब्लिक सर्वेंट और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव में। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स ने अदलिया को और फ़ौज को अपने आइनी काम के ज़रिए तहफ़्फ़ुज़ दिया है कि उनको आइन में तहफ़्फ़ुज़ दिया है, इसीलिए कि वो पब्लिक सर्वेंट है, अपना काम सही तरीके से करें। अब पब्लिक सर्वेंट का अगर आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स का आप रोल देखें पिछले कई सालों में, और ज़्यादा मैं पुरानी बात नहीं करूँगा, मैं आपको ज़ाती तजर्बा बता रहा हूँ। जस्टिस वजीहुद्दीन का आपने नाम सुना होगा, जो पीटीआई के बहुत अहम मेंबर थे और फिर उनको निकाल दिया गया क्योंकि उन्होंने करप्शन पे उंगली उठाई। जब बुकला तहरीक चल रही थी, परवेज मुशर्रफ ने तमाम जजेस को, सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, इनको गिरफ्तार कर लिया था, घरों में बंद कर दिया था, इनकी तनख्वाहें बंद कर दी थी, इनके बच्चे बाहर खड़े रहते थे कॉलोनी के और उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं होती थी। आप भी उस वक्त जियो में थी, आपने भी शायद मेरे बीपर्स लिए होंगे। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जस्टिस वजीहुद्दीन ने मुझे कॉल किया कि तनख्वाहें बंद होने से इतने बुरे हालात हो गए हैं ईमानदार जजेस के घरों में कि वो ग्रोसरी लाने के पैसे नहीं रहे, तो आप सियासी जमातों से कांटेक्ट करके इनके लिए फ़ंड रेज करें। और वो किए। मैं आज जस्टिस वजीहुद्दीन को अल्लाह ज़िंदगी दे, वो जिंदा है, आप उनसे बेशक ये कंफर्म कर लें। ये हालात थे परवेज मुशर्रफ ने इस जजेस कॉलोनी में जो इस्लामाबाद में मौजूद है, और उस पर सियासी जमातों ने, बेनज़ीर भुट्टो ने, नवाज शरीफ ने अपनी जान हथेली पे रख के इस अदलिया को बहाल करवाने के लिए, इन जजेस को रिहाई दिलवाने के लिए तहरीक चलाई। और उसका जवाब एएनपी भी उसमें शामिल थी और जमातें पीटीआई भी शामिल थी। उसका जवाब अदलिया ने उस एहसान का बदला इस तरह उतारा है कि पीपल्स पार्टी के वज़ीर-ए-आज़म को भी घर भेजा, मुस्लिम लीग नून के वज़ीर-ए-आज़म को भी घर भेजा। तो कम अज कम यही मुड़ के देख लें, अपनी तारीख उठा के देख लें कि आपने हर डिक्टेटर को तहफ़्फ़ुज़ दिया है, हर वक्त आपने सियासतदानों के खिलाफ एक्शन लिए हैं। और वही हाल हमारा मीडिया के, हम आज भी देख लीजिएगा, अभी देख लीजिएगा आप इसी प्रोग्राम में, अभी हम सियासतदानों पर तबर्रा भेजेंगे और सबको आप कह देंगे कि ये तो
दूध के धुले हुए हैं, सिर्फ सियासत। चले सर, वो तो रिस्पेक्ट होनी चाहिए ओपिनियन की। सियासतदान भी कौन सा दूध के धुले हैं, इज्जत एहतराम तो सबकी ओपिनियन का है। नहीं है दूध के धुले। ठीक है सर, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, ये मेरी रिक्वेस्ट है। कोई भी दूध का धुला नहीं है, तो बस फिर जाहिर बात है हम तो तनकीद करेंगे जब कोई गलत होगा। बिल्कुल दुरुस्त। तो अदालत को अगर एक रास्ता मिला है, हम तो सब पे कर रहे हैं ना, खुद भी निकले अदालत में से, कौम को भी निकाले, कौम को भी निकले, कौम को भी। शहजाद साहब अदलिया ने जी ठीक है, जी ठीक है शहजाद साहब, इसी ये जो दरखास्त डाली गई उसकी लाइन है, द कोर्ट्स इंटरप्रेट द लॉ बट दे डोंट रीराइट इट। रीराइट का लफ्ज इलेक्शन कमीशन भी लिखकर सुप्रीम कोर्ट को बता रहा है कि आप अपनी हद से आगे आए हैं, हमारी हद में आ गए। यानी सादा अल्फाज में आपने तशरीह नहीं की, हमें फैसला दे दिया, या आपने तशरीह नहीं की, हमें एक हुक्मनामा दे दिया, आप गौर करें और तारीख वापस लें। क्या इलेक्शन कमीशन को कुछ हासिल होगा? अच्छा नहीं आयशा, मुझे समझ नहीं आ रही कि वो मेजर साहब को मैं पहले पब्लिक सर्विस के ऊपर लेक्चर दूं और पब्लिक सर्वेंट और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का फर्क समझाऊं, या दुनिया भर में सवाल पर आ जाए मेरे इसलिए क्योंकि दुनिया भर में जो इस्तेलाह इस्तेमाल होती है हमारे यहाँ बिल्कुल उलट कर दी जाती है। बहरहाल उसको छोड़िए, मेरे ख्याल में बहुत कुछ सीखने को है हम सबके पास। आपका सवाल कि सुप्रीम कोर्ट को क्या, देखिए सुप्रीम कोर्ट तो इस वक्त तख्ता मश्क है हर तरफ से। इसी प्रोग्राम के अंदर कितना है, अभी आपने सुना क्या कुछ उसके बारे में कहा जाता है जजों की, तो ये तब खत्म होगा जब नवाज शरीफ साहब की सजा माफ हो जाएगी, जब वो वापस आ पाएंगे, और वो माफ होगी फिर वो वापस आ जाएंगे। तो जब तक वो नहीं होता उस वक्त तक 3 टारगेट हैं, बाजवा, फैज और साकिब निसार और ये जो चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के, वो 3-4 जज ये हैं। ये तख्ता मश्क जारी है, तो इसलिए क्या इलेक्शन कमीशन और क्या कोई और जिसने उसको तख्ता मश्क बनाना है, निशाना करना है, बनाता है। आजकल तो सुबह दोपहर शाम, सुबह भी आपको ये कुछ सुनने को मिलता है, रात शाम को भी ये कुछ सुनने को मिलता है। बल्कि मैं तो कई दफा हैरान होता हूं कि ये क्या एक ही जगह से स्क्रिप्ट निकल रहे हैं, ये क्या चक्कर है, हो क्या रहा है हमारे साथ। लेकिन बहरहाल मुल्क में जमूद है और इस जमूद को तोड़ने वाली कोई कुव्वत इस वक्त एग्जिस्ट नहीं करती। जमूद का मतलब कुछ भी नहीं हिल रहा, कुछ भी मूव नहीं कर रहा। उसने कोशिश की 14 मई को इलेक्शन करवाने की, उसको अगर ऑर्डर दे भी देगा, लेगा वापस नहीं लेगा, सुप्रीम कोर्ट इररिलेवेंट हो चुका हुआ है। ये हमारा ही कमाल है पाकिस्तानियों का कि हमने सुप्रीम कोर्ट को भी रिलेवेंट करके रख दिया, हमने हर चीज को, हमने पार्लियामेंट को भी रेलिवेंट करके रख दिया, क्योंकि आधी पार्लियामेंट नहीं है, 2/3 पाकिस्तान रिप्रेजेंटेटिव नहीं है वहां पे। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की बात करते हैं, वो 2/3 पाकिस्तान 66% वहां पे है ही नहीं, रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, और हम कहते हैं पार्लियामेंट का जी अलम ऊंचा करेंगे हम। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि इस वक्त जो जमूद है, ये पहले जमाने में, पहले वक्त में कोई ना कोई हिला दिया करता था, चला दिया करता था। अब वो भी अपने जगह पे बैठे हुए हैं मोर्चे खोद के, वो भी हिल नहीं रहे, और जो एक इदारा रह गया था उसको वैसे ही निहत्ता कर दिया गया, डीफैंग कर दिया गया, उसके ऊपर से दांत निकाल दिए, उसके नाखून निकाल दिए, उसको बिल्कुल बेवकत करके रख दिया। तो ये हमारी बदकिस्मती है। दुआ मांगे, इज्तिमाई दुआ सबके लिए कि अल्लाह पाक इस मुल्क को और आपके इस तमाम लोगों को जिनको अपनी औलादों के मुस्तकबिल की फिक्र है, कि अल्लाह पाक इसमें से रास्ता कोई निकाले, वरना यही कुछ हमारे साथ चिमड़े रहेंगे जो बैठे हैं इस वक्त। काश के लोग अनाए साइड पे रखते हैं तो शायद मसला हल हो जाए, और जो गुज़िश्ता सालों की गलतियां अगर उनको तस्लीम कर लिया जाए, स्क्रिप्ट लिखने और बयानिए बनाने छोड़ दिए जाएं, तो शहजाद साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, रास्ते भी निकल आएंगे। इसार साहब वो कह रहे हैं कि आपने एग्जीक्यूटिव एक्सरसाइज किया है, नॉट अ जुडिशियल एक्सरसाइज। आप देखें, आपने रीराइट कर दिया है, वापस लें तारीख को, क्या मुमकिन हो पाएगा? देखिए, एक तो पहले मैं छोटी सी वजाहत चाह रहा हूँ, वो ये है कि चूँकि मैं सबसे बाद में बोलता हूँ, तो अमूमन ये होता है कि मेरे दलाइल चॉइस साहब ले जाते हैं, कभी जैगम साहब ले जाते हैं, तो मेरी मोहब्बत का रिश्ता अफसार भाई से भी इसलिए मिल जाता है कि मुझे थोड़ा सा कुशन मिल जाता है उसमें बात करने का। इसका हरगिज़ मकसद ये नहीं होता कि कोई मैं उन्हें फॉलो करता हूँ। ये एक प्रोग्राम का फॉर्मेट है जिसमें हमारे एक दूसरे के साथ नज़रियात का मैच होना कोई ज़रूरी नहीं है। और दूसरी बात यह कि ये जो सियासतदानों पे तबर्रे की बात है, तो मैं वोट सियासतदान को देता हूँ, किसी जनरल या जज को नहीं देता। मैं अपना कायद उसे बनाता हूँ, मैं तो उसके ज़रिए रास्ते तलाश करता हूँ। मुझे किसी जज और जनरल से कोई मतलब नहीं है। मेरा तो रुकन, मैं तो जिसको वोट देता हूँ समझता हूँ कि उसने मेरी नैया पार करनी है, और अगर वो नाकाम होता है और वो काउंसलर लेवल का निकल आता है बीच में से, तो मैं अगर उस पर तबर्रा भी ना भेजूं तो क्या भेजूं? अगर मेरे बच्चे भूखे मर रहे हों और उसके बच्चे खरबोपति हो जाएं तो मैं उसका माथा चूमूंगा। मेरे घर में खाने को रोटी ना हो और वो 20-20 डिशें बना के लोगों को पेश करे अपने क्या नाम है इत्यादियों को, तो मैं क्या भंगड़े डालूंगा? क्या करूंगा मैं?
तो मेरा हक है कि जिसको मैं वोट दे रहा हूँ मैं उसी से पूछूंगा भी। अगर उसके पैरों में सकत नहीं है और वो इदारों के सामने नहीं खड़ा हो सकता तो ये मेरी बदकिस्मती है। ठीक, अब आ जाए आपके सवाल की तरफ। वो कहते हैं कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आए ना तो समझ लें कि मैं सैर सपाटे करने निकला हुआ था, भूला नहीं था। इलेक्शन कमीशन को भी अब याद आया कि उसके इख्तियारात क्या हैं और सुप्रीम कोर्ट ने उसके काम में मुदाखलत की है। जब गंगा बह गई और पुलों के नीचे से इतना पानी निकल गया कि अब उसकी वापसी मुमकिन नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन को याद है कि हम सुप्रीम कोर्ट को बताएं कि हजूर आपने हमारे इख्तियारात में वो कर दिया। ये पहले दिन पुलिस क्यों नहीं ली उसने? वो याद करवाते रहे वैसे। नहीं करवाते रहे हैं, लेकिन वो पहले दिन इस तरह चले जाते लेके नहीं गए, नहीं जाते ना याद करवाना। जज और ये जो इंतजामी अफसर है इन्हें मीडिया में नहीं बात करनी चाहिए, इन्हें मुतलका फोरम पे बात करनी चाहिए कि जहाँ पे ये बात हो रही है। और ये अब देखें इलेक्शन कमीशन ने भी चैलेंज कर दिया, तो मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट सबसे आसान काम है। चिकड़ छोले बेचने वाला भी अब उसे चैलेंज कर सकता है और उसे कह सकता है कि तू ठीक नहीं कर रहा, बाकी मैं सब सही कर रहा हूं। अगर मैं दूध में पानी मिला रहा हूं, मैं ठीक कर रहा हूं, बिजली चोरी कर रहा हूं, ठीक कर रहा हूं। इंसाफ को और आइन को आपने टका टोकरी कर दिया, जिसका नतीजा ये है कि आज अगर कोई बंदा ये कहता है कि आइन के मुताबिक ये काम करो, तो सब उस जो मुखालिफ बेनिफिशरीज है ना इस सिस्टम के, वो एक जगह इकट्ठे होके उसे कहना शुरू कर देते हैं तू चोर है, तू चोर है, तू चोर है। और बदकिस्मती से पढ़ाया यही गया पिछले 10 साल में, या चोर डाकू के बाद तो नारा ही नहीं निकलता है। बदकिस्मती से हर इदारे का तासुर खराब कर दिया गया। बदकिस्मती से मुझ जैसे दानिश्वर भी दानिश में से निकल के हम मुख्तलिफ पार्टियों के तर्जुमान बन के रह गए। हम वो बात नहीं करते जो 24 करोड़ अफराद की जरूरत है, हम वो बात करते हैं जो हमारे आकाओं की जरूरत है। ठीक है जी, नाकामी की बात हो रही है। मुल्क भर में इंतखाबात एक ही दिन करवाने से मुतालिक केस तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात से मुतालिक अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी है। सुप्रीम कोर्ट से पंजाब में इंतखाबात के हवाले से 4 अप्रैल के हुक्मनामे के मिनो अन निफाज की इस्तदा की गई है और ये दरख्वास्त की गई है कि मुअज़्ज़ज़ अदालत के फैसले की रोशनी में पंजाब में 14 मई को इंतखाबात करवाए जाएं। दस्तूर से इनहिराफ की राह रोकने के लिए अदालती फैसले की रोशनी में 14 मई को इंतखाबात का इनेकाद लाजिम है। तहरीक इंसाफ ने अदालत में करवाई गई यकीन दहानी की रोशनी में खुसूसी मुज़ाकराती कमेटी कायम की। PTI की मुतफरिक दरखास्त में बताया गया है कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के 3 अदवार हुए। मुज़ाकरात में PTI ने हर मुमकिन हद तक लचक दिखाई। मुतफरिक दरखास्त में गुज़िश्ता रात मुज़ाकरात में होने वाली पेशरफ्त की तफसीलात भी शामिल हैं। इसी पर सवाल रखेंगे, आखिर हुआ क्या है? सियासतदान मुज़ाकरात की मेज़ पर मामलात हल करने में नाकाम, फिर पंचायत लगेगी। जिम्मेदार कौन, हुकूमती इत्तेहाद या PTI? इसार साहब, क्यों नाकाम हुए आपके लीडर? देखिए, मेरा ख्याल है कि मेरे जो लीडर हैं, मेरे प्यारे लीडर जो नून लीग के हैं और PTI के, वो नाकाम नहीं हुए। मैं तो उन्हें समझता हूँ कि वो कम से कम किसी एक बात पे तो मुत्तफिक हुए ना। इस बात पर तो आगे ना कि चले एक दिन ही इंतखाबात होने चाहिए। वो जो एक शेर है ना कि शर्मा गए, लिजा गए, किसने कहा कि एक दिन पे तय हो गए? मैं अर्ज करता हूँ आज सबने इसाक डार साहब का बयान पढ़ लिया। वो नहीं, तारीख के ऊपर वो है ये बात है। उन दोनों में ये किसी हद तक मुत्तफिक हो गए थे कि ठीक है इंतखाबात पंजाब असम्बली को PTI वो KP के और विफाक के एक ही दिन करा दिए जाएं, ये बात हो चुकी है दोनों जानिब से। लेकिन वो मेरा शेर का बेचारा टांग टूट गई उसकी, वो कहते शर्मा गए, लिजा गए, दामन छुड़ा गए, ए इश्क मरहबा, वो यहाँ तक तो आ गए। चले यहाँ तक तो आए ना। अब बात है बड़ों के हाथ में, जरदारी साहब के हाथ में, नवाज शरीफ साहब के हाथ में और इमरान खान के हाथ में। जो नीचे की टीमें हैं मैं उन्हें फवाद चौधरी, मैं कुरैशी साहब को और नून लीग के तो जो इमरान जी ने चोर डाकू कहते हैं, उनके हिसाब से चल लेंगे क्या? देखें, अब आप खुद ही तो मुझे एक सबक पढ़ाती हैं कि मैंने आपसे यही तो नाकामी की वजह पूछी, वो निकले। एक ही चीज सीखी है सर, वो निकलेंगे, कब तक रहेंगे। अब मैं माजी से निकलेंगे, नवाज शरीफ साहब निकलेंगे। मैं कह रहा हूँ ना कि मैं माजी से निकलता हूँ, आप मुझे फिर कहती हैं धक्का देकर उधर ही। बात यह कि निकलना पड़ेगा। आखिर किस तरह ये दरवाजे खुलेंगे, आखिर किस तरह ये सारा कुछ तगाफुल का जो बाबे दर है ये कोई कहीं से तो खुलेगा। और वो तब तक नहीं खुलेगा जब तक इमरान खान, जरदारी, नवाज शरीफ जो हैं वो इन दरवाजों को नहीं खोलेंगे। जो लोग इन लोगों ने काम करना था, मैं कहता हूं, मैं आई अप्रिशिएट कि इन्होंने बहुत हद तक बड़ा अच्छा काम कर दिया। कम से कम किसी एक पॉइंट पे तो मुत्तफिक हुए। ये जो एक तासुर था कि किसी बात पे इकट्ठे ही नहीं हो सकते, वो खत्म हुआ है। अब ये गेंद है उन 3 बड़ों के कोर्ट में या उनके कोर्ट में जो बिहाइंड द सीन कुछ चीजें कर सकते हैं, कर रहे हैं। अब उन्होंने फैसला करना है। एक ब्रेक लेते हैं। इसार राना के नाकामी से कहीं कामयाबी की तरफ सियासतदान गए हैं, क्या वाकई गए हैं? मजीद गुफ्तगू इस ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। सियासतदान मुज़ाकरात की मेज़ पर मामलात हल करने में नाकाम, फिर पंचायत लगेगी, जिम्मेदार कौन? अफसार साहब, ये सियासतदान हर मामला लेकर अदालत क्यों पहुंच जाते हैं, बाज क्यों नहीं आते, मामलात खुद हल क्यों नहीं करते? चलिए मैं इस सवाल को, लेट्स टर्न दिस क्वेश्चन ओवर इट्स हेड। अदालत क्यों हर सियासी फैसले को, सियासी दरख्वास्त को पकड़ के बैठ जाती है? ये मुझे इस अदालत से भी तो कभी हम पूछे ना। बात बिल्कुल ठीक है, हम वोट अपने रिप्रेजेंटेटिव को ही देते हैं और उसी से पूछना चाहिए, लेकिन दूसरों से पूछने की इजाज़त नहीं है ना। आइन में उसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। क्या करें? और जो पूछता है, नवाज शरीफ ने पूछा था, गुजरांवाला में एक दफ़ा नाम लिया, उसके बाद से आज तक उनकी तकरीर ना सुनवाई जा सकती है ना दिखाई जा सकती है। कितने साल हो गए? इमरान खान ने नाम लेना शुरू किया, क्या हाल तो दिखाई जा रही है। तो छोड़े इन बातों को। इमरान खान की वो तो सिस्टम सपोर्ट भी कर रहा है ना, लेकिन बहरहाल उनके लिए मुश्किल हालात तो है ना, आसान तो नहीं है ना नाम लेके आगे फिर चलना। मैं तो आपको चले आप अगर कह रही हैं तो मैं मान लेता हूँ कि नवाज शरीफ पे ज़्यादा जाती हुई इन पे कम हुई है। और दूसरी बात कि ये जो केस की आप बात करिए, सो मोटो लिया गया था। क्यों लिया गया था सो मोटो? किसने कहा था सो मोटो लेने का? किसने कहा था? किसी ने रिक्वेस्ट भेजी थी किसी पॉलिटिशियन ने? तो ये मैं सवाल, इनका जवाब बार बार कितनी बार दे दूं? बहुत बार दे चुका हूं। एक बात मैं करना चाहता हूं, मैंने देखें, जो अपने नजरियात को साइड पे छोड़ दें, मैं आइन और जमहूरियत का सपोर्टर हूं, साइड पे छोड़ दें, सारी चीज़ें साइड पे छोड़ दें। क्या मुझे अपनी फैक्ट्स बयान करते हो, हकायक बयान करते हो, मुझे दयानत दिखानी चाहिए कि नहीं दिखानी चाहिए? आप मुझे जवाब दें इस बात का, चाहे मेरा जो भी नजरिया हो। बिल्कुल दिखानी चाहिए सर। फैक्ट्स तो फैक्ट्स है, खैर कोई एक आध बार छुपा भी ले तो फैक्ट्स सामने आ जाते हैं, छुपते नहीं। ठीक है, तो मैं दो फैक्ट्स यहाँ मैं आप रखना चाहता हूँ आपके इस प्रोग्राम में। एक फैक्ट तो ये है कि पैनामा का जो केस है जिसका अभी जिक्र हुआ, क्या उसमें इंसाफ हुआ है? क्या उस केस को कोई भी, किसी भी अदालत में कोई भी जज कोर्ट करने देता है? क्या जुल्फकार अली भुट्टो का केस कोई कोर्ट करने देता है? क्यों नहीं कोर्ट करने देता? क्योंकि शर्मिंदा है ये अदलिया इन दोनों फैसलों पे। तो अगर शर्मिंदा है तो ये दोनों फैसले रिवर्स क्यों नहीं होने चाहिए? क्यों इन पे हम सवाल नहीं कर सकते? वजह बताएं मुझे। क्या हम टैक्स नहीं देते? क्या हमारा हक नहीं है? हम गूंगे हैं, बहरे हैं, डफर हैं, हम कि जो मर्जी जुल्म आप हम पे कर दें, आप हमारे ऊपर से ट्रैक्टर गुजार दें, फांसी पे लटका दें, आप हमें ताहियात दहल कर दें, हम बोले ना, हम क्वेश्चन ना करें, हम ये ना कहें कि इस बेइंसाफी को अंडू करें। क्यों ना करें? 21वीं सदी में हम बैठे हैं, हम किसी बादशाह के गुलाम हैं कि हम बात ना करें? एक बात। दूसरी बात, जो 66% रिप्रेजेंटेशन नहीं है इस मुल्क में इस वक्त कौमी असम्बली में, 1 साल हो गया है, इस पे सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं बोल रही? बताएं मुझे, इसका जवाब दें। ये बेईमानी समझूं सुप्रीम कोर्ट की कि ना समझूं? केपी की असम्बली साथ ही डिसॉल्व हुई, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तलिफ फैसला क्यों दिया? उस पर उन्होंने, इसका भी वापस हाई कोर्ट में, इसलिए ये भी तो पेंडिंग थी ना। मुझे बताएं, इस पे मैं बदयानत समझूं कि ना समझूं सुप्रीम कोर्ट को? और जो भी चलें, उस पर मैं नहीं बात करता, मुझे बताएं आप इस पे। तो ये बेईमानी मैं सामने देखता हूं तो मैं इस पर बोलूं ना। 2 साल हो गए बल्दियाती इलेक्शंस का, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है सर। बात मैंने तो फिर सवाल ये किया ना, पीटीआई कोर्ट गई है सर, इसमें तो फिर वही बात कहूंगी, फिर अपने मामला तो अपने घर में हल करें ना। पार्लियामान का तासुर क्यों कमजोरी का है? वहां पे तासुर क्यों आए कि तकसीम है? हर इदारे को अपना तासुर तो खुद बनाना है ना। मैं बता देता हूं, मजबूती के ताकत के इंजेक्शन लगेंगे तो इनमें ताकत आएगी अपने अपने इदारे में। आयशा साहबा, ताली एक हाथ से नहीं बचती। अगर सियासतदान गलती करते हैं सुप्रीम कोर्ट में जाके, तो सुप्रीम कोर्ट में कोई चपड़ासी नहीं बैठे हुए, वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, बहुत हाई पोजीशन है उनकी, उन्हें खुद सोचना चाहिए। आप मुझे कोई बेवकूफ़ बनाने, आपको नहीं मैसेजेस आते कि आपका कार्ड बंद हो गया, आप हमें अपना नंबर बताएं? आप उस चक्कर में आ जाती हैं। क्यों नहीं आती? क्योंकि आप स्मार्ट हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस स्मार्ट नहीं है? क्यों उन्हें नहीं? सर मोअज़्ज़ज़ जजेस हैं। मेरा ख्याल है कानून साजी का इख्तियार पार्लियामान के पास है। मुझे आगे बढ़ने की इजाजत दीजिएगा। पार्लियामान के जरिए कानून साजी करके हर इदारे को मौसर मजबूत बनाया जा सकता है और ऐसी चीजों से बचा जा सकता है अगर वो रास्ता इख्तियार किया जाए। तो हमारे सियासतदान ही एक दूसरे के खिलाफ इन इदारों में जा खड़े होते हैं। मैं ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। एक और मौजूद भी हमें गुफ्तगू करनी है। शहजाद साहब, सियासतदान गलत है, इदारा भी तो रिफ्यूज करे उनको।
अदारा रिफ्यूज तो करे कि मैं नहीं लेता आपकी एप्लीकेशन। हाई कोर्ट ने किया है। ठीक है, मैं इसी गुफ्तगू को आगे लेके चलती हूँ। कोई भी किसी को रिफ्यूज नहीं कर। शहजाद साहब, यूएस से नाकामी कहाँ हुई? क्या सियासतदान के साथ कोई और भी है जो ताली बजती है तो ये नाकामी है हम सबके हाथ में? आयशा, मेरी नजर में तो मेरा ख्याल है पीटीआई एक हारी हुई जंग लड़ रही है। ये उसको बहुत पहले पता चल जाना चाहिए था कि 14 मई एक तो पॉसिबल ही नहीं है। जाहिर है जिस किस्म के डिलेज आ गए हैं, जितनी देर हो गई है, अभी भी अगर आज भी सुप्रीम कोर्ट कहे तो ये इम्पॉसिबल है। ये गैर मुमकिन है कि ये 14 मई को कोई भी इंतखाबात हो सकते हों। बाहर सूरत हमें ये तवक्को और ये उम्मीद रखनी चाहिए थी, और जो हमने रखी सबने, कि ये सियासतदान जब मिलके बैठे हैं और इनके हाथ में इस कौम की तकदीर है, इस मुल्क की तकदीर है, तो वो ज़रूर इसमें से हमें इस मुश्किल में से निकालेंगे। लेकिन हुआ क्या है? हुआ ये है कि 14 मई के बाद, अगर आज नहीं तो, हम एक गैर आइनी पीरियड में जा रहे हैं। एक गैर आइनी स्टेज के अंदर दाखिल हो जाएंगे अपनी एग्जिस्टेंस के, नेशनल कौमी हम अपनी एग्जिस्टेंस के। उसके अंदर पता नहीं मामलात अब किस तरीके से चलेंगे। क्योंकि चलिए 13 अगस्त तक भी ले जाते हैं, 12 अगस्त तक ले जाते हैं इसको। अब अगर पीटीआई को फिक्र करनी चाहिए और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को फिक्र करनी चाहिए, तो ये करनी चाहिए कि क्या हम 12 अगस्त के बाद अक्टूबर में भी इलेक्शन करवा पाएंगे या नहीं, और अगर ना करवा पाए, और क्या हमारी इंटरिम गवर्नमेंट्स 12 अगस्त के बाद आएंगी या यही निजाम चलता रहेगा, ये फैसले कौन करेगा? क्योंकि आइन तो है नहीं, आइन की तो कोई हैसियत नहीं है। हेल्ड इन अबियंस हो गया, जिस तरह डिक्टेटर नहीं किया करते थे फौजी डिक्टेटर आके कि हेल्ड इन अबियंस, इसको साइड पे रख दिया गया, या अब आपका आइन जो है ये बस इसमें से जरूरत होगी तो जो पकड़ूंगा बाकी सब छोड़ दूंगा। वही हाल इस वक्त आपके मुल्क का हुआ। तो हम सबको फिक्र ये करनी चाहिए कि उस रास्ता, बाकी आपका बुनियादी सवाल देखिए, नियत ही नहीं थी रास्ता ढूंढने की। हमारे लीडरान थे, हमारे सियासी ये फिक्र और इस मुआशरे की फिक्र और नशो नुमा करने वाले लोग, सोच को बढ़ाने वाले लोग, उन्होंने हमें बिल्कुल से जीरो करके रख दिया। हम आपस में लड़ते जा रहे हैं और हम जो बुनियादी सवाल है उसके ऊपर नहीं जा रहे। हम लोगों की शख्सियात के पीछे उनकी जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। बहुत सारी गलतियां की हैं, इस सुप्रीम कोर्ट ने भी की, बहुत सारे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी, लेकिन क्या उससे मेरा मुल्क आगे बेहतर हो जाएगा? मुझे तो ये यकीन रखना है कि आइंदा गलतियां ना करें, आइंदा आइन के मुताबिक चलें और सब आइन के मुताबिक चलें, और आइन को मसख ना किया जाए ताकि किसी खास ग्रोह को या किसी एक इदारे को फायदा पहुंचे। आने वाले दिनों के लिए रास्ता निकालने की जरूरत है। ज़ैगम साहब, मगर यहाँ तो 4-3 और 3-2 की 2 महीने हो गए, बहस आगे नहीं जारी, बार बार बात जारी अदलिया के मुनक़सिम तासुर के ऊपर भी। सर, तो फिर सियासतदान ही जिम्मेदार है तमाम मामलात का, या जो अपनी ही बैठक में बैठे थे उसकी नाकामी के, या फिर किसी ने बिठाया तो नाकामी हो गई? देखिए, पहली बात कि जो पंचायत होती है इसमें तो सदियों और हज़ारों साल की दानाई होती है। अगर कोई सालसी करने वाला मयस्सर हो और सालसी लेने वाले बददियानत ना हो, सालसी चाहते हो, तो पंचायत तो कौमों की तकदीर बदल सकती है। कल की बात है, 1995 में 20वीं सदी की सबसे बड़ी पंचायत लगी और उसका नाम है ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन। मैं ये लफ्ज़ ज़िम्मेदारी से इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि बिशप टूटू ने अपनी किताब में जो इस्तेमाल किया और वजाहत किया, लफ्ज़ की यूज़ किया उबुंतू, जो अफ्रीकी ज़बान का लफ्ज़ है और तकरीबन पंचायत का हम मानी है, कि जो फोक विजडम है उसको लेकर झगड़ों को हल करना। और जनूबी अफ्रीका जिस आग में जलने जा रहा था, जिस तकसीम की तरफ जा रहा था, जिस सिविल वार की तरफ जा रहा था, उसको इस पंचायत ने बदल दिया और वापस लेकर आई। और दुनिया उन लोगों को जिन्होंने ये पंचायत लगाई इंसानी तारीख़ के दाना तरीन लोगों में शुमार करती है। तो हम भी तो सदियों से पंचायतें लगा रहे हैं ना। उबंतु जैसे असूल हमारे पास भी तो है ना, हमारे पास भी वो कल्चर है, हमारे पास भी जरगे लगते हैं। लेकिन मसला क्या है कि पंचायती बाबे जो हैं वो भी बददियानत है और पंचायती बाबों के पास जाने वाले भी बददियानत हैं। जो पंचायती बाबे हैं जब वो आइन को उठाते हैं तो आइन के मुताबिक चलने के बजाय आइन को बदल देते हैं, और जब वो पंचायत लगाते हैं तो पंचायत के असूलों के मुताबिक नहीं चलते, किसी एक साइड पे खेलने लग जाते हैं। काम उनको आग बुझाने का दिया जाता है और वो लगाते आग हैं। और दूसरी तरफ जो पंचायत में जाने वाले लोग हैं, माशाल्लाह इस वक्त देख लीजिए, 2 पहलवान हैं हमारे। एक पहलवान कहता है कि मेरा बड़ा भाई जो है वो ऐसे फैसले देगा कि तुम्हें रगड़ के रख देगा। दूसरा पहलवान कहता है कि मेरा भाई तो सबका बड़ा भाई है, तुम्हें वो वैसे ही रगड़ के रख देगा। इस सूरत में हम किधर जा सकते हैं?
और सब कसूरवार हैं। ये कहना कि सियासतदान कसूरवार नहीं है, तो सियासतदान आपस में क्यों लड़ते हैं? 1988 से लेके 2000 तक कौन अदालत को इस्तेमाल कर रहा था? किसने नाटका बंद किया हुआ था पीपल्स पार्टी का? कौन इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के साथ मिलकर खेला था? यही काम कौन कर रहा था? नवाज शरीफ साहब नहीं कर रहे थे। और उसके बाद क्या इमरान खान इस वक्त ये खेल नहीं कर रहे? और इस खेल को अदलिया क्यों खेलती है? और जब आपको ये नजर आए कि एक जो सबसे बड़ा आपका मुंसिफ है वो इस गरीब मुल्क को हजारों अरब रुपए का चूना लगा के गया है, मईशत की कमर तोड़ के चला गया है, फिगर्स अवेलेबल हैं, आप बैठकर कैलकुलेटर से गिनती कर सकते हैं कि कितने हजार अरब की बर्बादी एक मुंसिफ ने की है। और दूसरा मुंसिफ बाहर जाता है तो उसका बेटा एक पार्टी की टिकटें बेचता हुआ पकड़ा जाता है, और वो पार्टी जिसके हक में वो मुसलसल फैसले करके गया है, उसके बाद आप कहते हैं कि उन पर एतबार करें। एतबार तो आपने कायम करना है, करके दिखाना है रूल ऑफ लॉ के जरिए से। आप तो अपना घर सीधा करने को तैयार नहीं है, आप घर में पंचायत लगाने को तैयार नहीं है। कौम की पंचायत क्या लगेगी आपसे? ठीक है, कड़वे हैं, हकाइक हैं, क्या किया जाए? सियासतदान कम से कम इतना ही सीख जाएं 70 साल में कि पावर राइट्स लेनी छोड़ दें, पार्लियामेंट तैयार करें। एक और अहम मामला है, उसी पर गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त पंजाब और केपीके में आईनी एतबार से निगरान हुकूमतों की मियाद मुकम्मल हो चुकी है। फवाद चौधरी ने मुतालबा किया है कि सुप्रीम कोर्ट पंजाब और केपीके में वज़राए आला और काबीना को काम करने से फौरी तौर पर रोक दे। इस सिलसिले में PTI की पटिशन फौरी फिक्स की जाए और इंतखाबात तक मामलात चलाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर्स मुकर्रर किए जाएं। वैसे 90 दिन से जायद निगरान हुकूमतें आइन के बुनियादी उसूल के ही खिलाफ है। आइन सिर्फ अवाम के मुंतखब नुमाइंदों पर हुकूमत को मानता है। इस हवाले से 2 साबिक वज़राए आला परवेज खट्टक और महमूद खान ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू करके दोनों सूबों के निगरान वज़राए आला को काम करने से रोकने की पटिशन भी फाइल कर दी है, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि निगरान वज़राए आला को 90 दिन की मुद्दत के बाद आइन के मुताबिक अपने ओहदों पर बरकरार रखने का कोई कानूनी इख्तियार नहीं है। दरखास्त में यह भी कहा गया है कि आइनी और कानूनी इख्तियारात के हामिल तमाम इदारों को यह बात यकीनी बनाना होगी कि उनके इख्तियारात आर्टिकल 5 के मुताबिक सिर्फ कानून की सूरत हाल और आइन की हुक्मरानी को बरकरार रखने के लिए हो। आइन के आर्टिकल 224 में वाज़ेह तौर पर निगरान हुकूमतों की मियाद की बात की गई है, चूँकि आइन निगरान हुकूमतों की मुद्दत मुलाजमत में किसी तौसी का हक नहीं देता। इसलिए अदालत आर्टिकल 184(3) को आर्टिकल 187 के साथ रख कर इस हवाले से कोई बड़ा फैसला भी दे सकती है। इस हवाले से एक और मौक़िफ़ भी है कि मुंतखब हुकूमतों के क़याम तक निगरान हुकूमतें कायम रह सकती हैं। इस बारे में हाजी सैफुल्लाह केस की मिसाल भी दी जाती है, जबकि बेनज़ीर की शहादत के बाद 2008 के इंतखाबात के बाद निगरान सेटअप की मियाद में चंद दिन के इजाफे की नज़ीर मौजूद है। निगरान हुकूमतों की मियाद को लेकर जो भी आईनी तशरीह की जाए, ये बात तय है कि आने वाले दिनों में ये अहम इशू बनने जा रहा है। इसी मामले पर गुफ्तगू करेंगे। सवाल यह है, निगरान हुकूमतें मियाद मुकम्मल होने के बावजूद फाल, क्या जमहूरी दौर में दुरुस्त नज़ीर बनाई जा रही है? शहजाद साहब, मेरा ख्याल है कि देखिए गैर आइनी तो है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि गैर आइनी पीरियड में हम एंटर कर रहे हैं, दाखिल हो रहे हैं और इलेक्शन से दूर हो गए, शायद इलेक्शन हो ही ना। अब अगर ये दोनों चीजें एक हकीकत में बदल जाती हैं, एक तो गैर आइनी तो तकरीबन हम हो चुके और इलेक्शन की दूरी से भी मुझे लगता है कम से कम 50 से 60% हम वहां पे उस रास्ते पे बदकिस्मती से चल पड़े। अगर ऐसा ही होना है तो मेरी नजर में एक ऐसा फायदामंद मौका नजर आ रहा है जिसके अंदर के एक लॉन्ग टर्म टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट को लगाया जा सकता है, चाहे उसका वजीर आजम शायद खाकान अब्बासी क्यों ना हो, शायद खाकान अब्बासी और उसके नीचे एक ऐसा मिक्स जो कि काबिल पॉलिटिशियंस के साथ और काबिल स्पेशलिस्ट को लेके एक ऐसा हो जो कि 2 साल तक अपना काम करे और एक ऐसी निगरान सेटअप क्रिएट करे जिसमें पॉलिसी इन्फ्यूजन, गवर्नेंस और जितनी एडमिनिस्ट्रेटिव फायदे हैं उनको सही रस्तों पे चलाया जा सके, ताकि ये जो जमूद है इस जमूद को फिर एक इस तरह से मामले पे वापस से ट्रेन की पटरी पे लाया जाए कि फिर वहां से ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता खुद से फिर चलना शुरू हो जाए। ये बदकिस्मती है हमारी गाड़ी बहुत अरसे से पटरी से उतर चुकी है, पटरी से होती, तो पटरी पे लाने का यही तरीका है अफसार साहब, एक लॉन्ग टर्म टेक्नोक्रेट निजाम आ सकता है, क्योंकि रास्ता तो कोई भी निकालने को तैयार नहीं। थैंक यू वेरी मच। पटरी पे चढ़े हुए तो हैं इन्हीं लॉन्ग टर्म टेक्नोक्रेटिक तजर्बात की वजह से। फिर मैं बोलूँगा तो मुझ पर इल्ज़ाम आएगा कि मैं कुछ लोगों को ख़ास जिक्र करता रहता हूँ, इसलिए छोड़ें इस बात को।
मैं नहीं बिलीव करता टेक्नोक्रेट्स पे। जितने पिछले फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, जो तबाही हुई है इस मुल्क की इकोनॉमी की, वो टेक्नोक्रेट्स की वजह से हुई है, पॉलिटिकल फाइनेंस मिनिस्टर नहीं थे। खैर ये तो एक बात। मैं इस पे हंस सकता हूँ कि टेक्नोक्रेटिक निज़ाम और उसको मुझे लगता है ऐसे तो मैं रेस्टोरेंट पे किसी पे चला जाऊँ, वहाँ मेन्यू दे के ऑर्डर कर दूँ, ये इसको वज़ीर-ए-आज़म लगा दो, इसको फाइनेंस मिनिस्टर लगा दो, इसको इंटीरियर मिनिस्टर लगा दो, उसको कोई ये नहीं करना, वो नहीं करना, और फिर थोड़ी देर बाद 15 मिनट बाद वो मेरे सामने ऐसे डिश लगा दी जाए और कहे जाओ याशी करो, खाओ, ठीक हो गया सारे मामला। काश ऐसा होता, काश हम जन्नत में रहते होते। अब मैं ताली भी जाता तो भुने हुए तीतर का गोश्त मेरे सामने आ जाता। जन्नत वैसे ऐसे ही निज़ाम चल रहा है हमारा इतने सालों से, भी आप काश कह रहे हैं। दुनिया है, यहाँ पे कुर्बानियां देनी पड़ती हैं अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए। एक रस्ते पे मुश्किल रस्ते पे चलना पड़ता है बहुत लंबे अरसे तक। आपके सवाल का जवाब ये है कि ये ऐसी सिचुएशन है जिसपे अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये पहली दफा हुई है। दुरुस्त। गैर आईनी मैं इसलिए नहीं इसको भी कह सकता, हो सकता है गैर आईनी हो, मैं कह नहीं सकता, क्योंकि आपने खुद ही हाजी सैफुल्लाह केस का रेफरेंस दिया। जब आप 90 दिन की बाउंड्री क्रॉस कर गए तो आप 2 महीने करें या 4 महीने करें, वो अभी फैसला तो वही करना है ना, या 2 साल नहीं। मैं 2 साल के हक में मतलब नहीं, तो... ना ही 1 साल के हक में हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें 2 तरीके हैं इसके। एक तो ये कि पार्लियामेंट में फैसला हो जाए, सारी सियासी जमातें जो निगोशिएशन हो रही हैं उसके जरिए रास्ता निकाल लें, या कोर्ट है जाहिर है, और कोर्ट में आपने बताया कि सियासी जमात, 1 मिनट मुख्तसर रह गया, सियासी जमात जा चुकी है, फिर गई है कोर्ट में सियासी मसला लेके, कोर्ट के पास फिर एक मौका है अपनी साख बहाल करने का, फुल कोर्ट बना दें, उसके फैसले पे कोई इतराज नहीं कर सकेगा, माने या ना माने। चलें जी, ये तो मुतालबा मुस्तकिल मौजूद है, रास्ता निकालना हो तो निकल आएगा। ज़ैगम साहब, ये निगरान हुकूमतों के इक़दामात को आईनी तहफ़्फ़ुज़ कैसे मिलेगा? ये कितना 2 महीने, 4 महीने, साल, 6 महीने, मतलब कोई अता पता ही नहीं मिलेगा इसके बाद? आयशा साहबा, क्या कमाल की दलील है मेरे बहुत ही मोहतरम दोस्त की कि घर की दीवार गिर गई, अब लोग रास्ता बना लें तो क्या जाता है। अब कोई रास्ता बन जाए, कोई सड़क बन जाए, महीने के लिए बन जाए, साल के लिए जाए, घर की दीवार तो गिर चुकी है ना। मेरे लिए तो वो घर की दीवार बहुत मुकद्दम है, क्योंकि मेरा घर उस दीवार की वजह से सर, यानी सर 90 दिन एक दफा टूट गए तो 2 महीने के लिए टूटे, 4 महीने के लिए टूटे, मेरे लिए तो एक दिन मैटर करता है। चलिए मैं माफी चाहता हूँ अगर मैं आपको गलत समझाऊं, मैं अगर आपको गलत समझाऊं तो मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन जी असेंबली की मैंने नहीं कहा दीवार गिर गई तो रास्ता बना, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि जब भी हुआ सर, जब भी हुआ, मुकम्मल कर लें, जब भी आइन टूटे, 1 दिन के लिए टूटे, 10 दिन के लिए, कि एक घर की अगर दीवार टूटी तो इसको हो सकती कि ये पंजाब में हो गए, नहीं हो सकती, केपी में नहीं होंगे, कौमी असेंबली के नहीं होंगे, शॉपिंग ना करें। हर जगह होने चाहिए, हर जगह होने चाहिए, हर जगह होने चाहिए सर। मैं बिल्कुल यहाँ सुप्रीम कोर्ट के साथ नहीं खड़ा, मैं आइन के साथ खड़ा हूँ। केपी के में भी ये चीज नहीं होनी चाहिए, कौमी असेंबली में भी नहीं होनी चाहिए, पंजाब में भी नहीं होनी चाहिए। मैं आइन के साथ खड़ा हूँ, मैं आइन के साथ खड़ा हूं। मैं किसी एक पार्टी के साथ इस वक्त नहीं खड़ा हूं, कहीं पे भी नहीं होना चाहिए। घर की दीवार गिरी है तो फौरी तौर पे तामीर होना चाहिए, रस्तों की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। मुझे क्विकली मुझे मुकम्मल करने की इजाजत दीजिएगा, मुझे बात मुकम्मल करने की इजाजत दीजिएगा कि मेरी राय में हक के हाकमियत अवाम के नुमाइंदों को है। मैं किसी को ये इजाजत नहीं देता कि वो खुद से मेरे ऊपर मुसल्लत हो, चाहे वो हुकूमत करने वाला मेरा बदतरीन नापसंदीदा तरीन सियासतदान क्यों ना हो, अवाम के वोटों से आया तो उसे मुझ पर हुकूमत करने का हक हासिल है, उसी का और एक गैर मुंतखब आदमी मेरा चाहे करीब तरीन रिश्तेदार हो उसको ये हक नहीं है। ठीक है ज़ैगम भाई, ये जो अभी आपने अभी फरमाया ना कि जो मेरा लीडर है, सियासतदान है, उसी को एक हक है, तो अगर प्रोग्राम के वो ख़त्म होने से पहले मैं ये 3 शेर से जवाब में कहूँगा। वो कहता है कि जिस देश में गुर्बत माओं से बच्चे नीलाम कराती हो, जिस देश में दौलत शुरफा से नाजायज़ काम कराती हो, जिस देश के ओहदेदारों से ओहदे न संभाले जाते हों, जिस देश में सादा लो इंसान वादों पे ही टाले जाते हों, इस देश के हर एक लीडर पर सवाल उठाना वाजिब है, इस देश के हर एक हाकिम को सूली पे चढ़ाना वाजिब है। ठीक है, अगर हम इनसे सवाल नहीं पूछ सकते
और अगर हम इनसे ये नहीं पूछ सकते कि बताओ हमने तो तुम्हें कारवां तुम्हारे हवाले किया था, ये लूटा क्यों और कौन इसका जिम्मेदार है, और वो आए बाएं शाएं करें, इधर उधर करें, तो मैं समझता हूं कि हमें भी सोच लेना चाहिए कि वो जो सबिया खानम की एक फिल्म थी ना ब्लॉकबस्टर, एक गुनाह और सही, हम उस तरफ ना जाएं कि एक गुनाह तो हमने कर लिया तो मजीद अब जितने गुनाह हो सकते हैं। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनन ये सोचने की बात साजों और इख्तिदार में बैठे सबके लिए कि जमहूरी दौर में जो नज़ीरें बनाई जा रही हैं ये उनके सामने खड़ी होंगी और आईना दिखाएंगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।